नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में वीडियो सीरीज है और यह इस वीडियो सीरीज का 4th वीडियो है। दोस्तों, सी लैंग्वेज को हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो को देखकर। तो यदि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि सी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो आप इस वीडियो सीरीज को शुरू से इसके प्रत्येक वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे आपको सी लैंग्वेज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, प्रोग्रामिंग के स्टेप्स के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया। हमने सी लैंग्वेज को शुरू कर और उसके कैरेक्टर सेट और सी टोकन्स जो कि 6 टाइप के होते हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। आप भी ये सभी टॉपिक कवर करने के लिए इस वीडियो सीरीज के सभी वीडियोस को एक एक कर देखेंगे तो आसानी से सी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं, एक्सप्रेशन क्या होती है और कितने टाइप की होती है, डाटा टाइप कन्वर्जन, सी लैंग्वेज में कितने प्रकार के डाटा टाइप कन्वर्जन होते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन, इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इससे पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटर 3 टाइप की या 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ये जो प्रत्येक ऑपरेटर है इसकी एक प्रेसिडेंस होती है, यानी कि कौन सा ऑपरेटर पहले यूज में आएगा उसकी एक रैंकिंग होती है। उसके अनुसार ही ऑपरेटर अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और प्रेसिडेंस के साथ साथ में ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी भी होती है। एसोसिएटिविटी से आशय है, मीनिंग है कि ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। कुछ ऑपरेटर होते हैं जो कि लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं और कुछ ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट वर्क करते हैं। तो ये हमें टेबल के रूप में शो किया हुआ है, जिसके अंदर हम अलग अलग ऑपरेटर और उनका रैंक देख सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसकी रैंकिंग, और उसी के अनुसार उसकी जो एसोसिएटिविटी है वो हम देख सकते हैं। इसमें हमको ये पूरी टेबल याद नहीं करनी है, इसका कोई हमको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ एक बार दो बार इसको देखना है, जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। अब इसमें भी जो मेन सबसे ज्यादा काम में आता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू का जो सिंबल है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और ये कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट, यानी राइट साइड का जो डेटा है वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला ऑपरेटर है जो कि हम लोग यूज करेंगे। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। जो एक्सप्रेशन है वो कई चीजों से मिलकर बनी होती है। एक्सप्रेशन के रूप में वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, ब्रैकेट्स, इन सब को मिलाकर हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब जो एक्सप्रेशन है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, और जो एक्सप्रेशन के टाइप हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ऑपरेटर के ऊपर, यानी किस प्रकार के ऑपरेटर्स हमने यूज किए हैं तो उसी प्रकार की वो एक्सप्रेशन बन जाती है। तो हम इसके टाइप्स देखते हैं, जैसे कि इसमें बताया है कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अब जो
एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया है तो वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। अब इसका जो रिजल्ट है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव संख्या के रूप में, या अपने यूं कह सकते हैं इंटीजर या फ्लोट टाइप के रूप में हो सकता है। इसी तरीके से वे एक्सप्रेशन जिसमें कि रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया गया है तो वे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, रिलेशनल एक्सप्रेशन जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सब होते हैं। अब इन ऑपरेटर्स को यूज करके जो एक्सप्रेशन बनती है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन होती हैं। अब जो रिजल्ट है रिलेशनल एक्सप्रेशन का वो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के रूप में हमें मिलता है और उसके बेस पर ही हम डिसीजन या कंडीशन बनाते हैं और डिसीजन लेते हैं। जो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है इनका यूज कंडीशनल स्टेटमेंट में या लूपिंग स्टेटमेंट में किया जाता है। इसी तरीके से लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है जिसमें कि लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं, एंड, और, नॉट। तो जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में यदि अपने एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो वो उसको इस तरीके से 2 बार इस सिंबल को लिखा जाता है, और यदि और ऑपरेटर का यूज किया जाता है तो और ऑपरेटर को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब ये जो पूरी कंडीशन है इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। देखिए कि जो ये फर्स्ट पार्ट है जो कि ये लिखा हुआ है परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48, ये यहां तक एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। और इसका दूसरा पार्ट कि परसेंटेज लेस देन 60, ये इसका दूसरा पार्ट है, ये भी क्या है, एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। लेकिन इन दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशन के बीच में हमने लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज किया है। जैसा कि हम जानते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के रूप में आता है, उसी तरीके से लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स के रूप में आता है। जो एंड ऑपरेटर होता है वो तब ट्रू रिजल्ट जनरेट करेगा जबकि उसकी फर्स्ट रिलेशनल एक्सप्रेशन और सेकंड रिलेशनल एक्सप्रेशन दोनों का रिजल्ट ट्रू है तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू होगा। बाकी सभी कंडीशंस में एंड ऑपरेटर का रिजल्ट फॉल्स होगा। अब सेम इसी तरीके से जो हमने और ऑपरेटर का यूज किया है उसके लिए हमने ये लिखा है कि एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 7, और हमने लिखा है कि सैलरी लेस देन 25,000। तो ये जो एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 7 हमने लिखा है ये भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। हमने ये लिखा कि सैलरी लेस देन 25,000, ये भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, लेकिन इन दोनों के बीच में और सिंबल का यूज किया गया है जो कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो अब इस फर्स्ट रिलेशनल एक्सप्रेशन और सेकंड रिलेशनल एक्सप्रेशन, इन दोनों में से यदि कोई भी एक रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो और ऑपरेटर यानी और जो ये एक्सप्रेशन है लॉजिकल एक्सप्रेशन है इसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉजिकल एक्सप्रेशन वर्क करती हैं। अब आगे देखते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। इस एक्सप्रेशन में और कम से कम 3 ऑपरेंड यूज में आते हैं, यानी कि ये ऑपरेशन
परफॉर्म करने के लिए, कंडीशनल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमें टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करना होता है, जैसा कि हमने यहाँ इसमें किया हुआ है। अब ये क्या है और कैसे वर्क कर रहा है, हम कुछ लाइंस लिखते हैं। हमने एक कंडीशन लिखी, इफ ए लेस देन बी, तो ए की वैल्यू कहां चली जाए, मिनिमम में, एल्स बी की वैल्यू कहां चली जाए, मिनिमम में। तो हमने ये 4 स्टेटमेंट लिखे। इन चारों स्टेटमेंट से जो वर्क हो रहा है वो सारा वर्क हम इस एक स्टेटमेंट से परफॉर्म कर सकते हैं। इसका भी सेम रिजल्ट रहेगा जो कि ऊपर वाले 4 स्टेटमेंट का रिजल्ट है। क्या, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इसको यूं पढ़ेंगे कि इफ ए लेस देन बी देन ए एल्स बी। हिंदी में इसको अपने यूं बोल सकते हैं कि यदि ए छोटा है बी से तो ए, नहीं तो बी। वैल्यू कहां चली जाएगी, मिन नाम के वेरिएबल में, यानी मिनिमम नाम के वेरिएबल में। तो इस तरीके से ये कंडीशनल एक्सप्रेशन वर्क करती है जिसमें कि टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया गया है। इसका जो रिजल्ट है वो किसी वैल्यू के रूप में हो सकता है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन। हमने शुरू में एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट वाला टॉपिक कवर किया था, उसमें एक एग्जांपल था जिसमें कि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया था, जिसके बारे में ये बताया गया था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देता है। अब जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं, यानी इनको वर्क करने के लिए केवल एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। और ये कैसे वर्क करते हैं ये एग्जांपल में दिया हुआ है, इसको अपने देख सकते हैं कि जैसे i इक्वल टू लिखा हुआ है 10, कि i की जो वैल्यू है वो शुरू में कितनी है, 10 है। और जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन होती है या जो ऑपरेटर होते हैं इनको भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली कैटेगरी क्या है, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट। दूसरी कैटेगरी क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, ये ध्यान से समझने वाली बात है कि प्री इंक्रीमेंट पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा फिर वैल्यू को रिटर्न करेगा। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो पहले वैल्यू इंक्रीज फिर वैल्यू को रिटर्न। अब इसी तरीके से जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो क्या करेगा, वो पोस्ट का मतलब होता है बाद में, जैसे अपने बोलते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा कि पहले वैल्यू को रिटर्न करेगा और बाद में उसको इंक्रीमेंट करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। यदि हमने प्लस प्लस आई लिखा तो वो तुरंत आई की वैल्यू को जो कि 10 थी उसको 11 कर देगा। लेकिन जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो, उसको आई की वैल्यू 10 मिली तो शुरू में आई की वैल्यू वो 10 ही रहेगी, लेकिन नेक्स्ट लाइन में आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। इसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर जस्ट विपरीत काम करता है, यानी कि इंक्रीमेंट करने की बजाय एक वैल्यू डिक्रीज कर देता है, एक वैल्यू कम कर देता है। तो आई की वैल्यू यदि 10 है तो प्लस प्लस आई क्या करेगा कि पहले वैल्यू को कम करेगा, यानी पहले वैल्यू को डिक्रीज करेगा और फिर वैल्यू को रिटर्न करेगा। जबकि पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करता है, पोस्ट डिक्रीमेंट पहले वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी उसको वैल्यू रिटर्न कितनी होगी, 10 ही होगी, और नेक्स्ट लाइन में वैल्यू को डिक्रीज करेगा, वैल्यू को 1 से कम करेगा।
तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन वर्क करती हैं, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, इसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से वर्क करते हैं। अब एक मेन टॉपिक है डाटा टाइप कन्वर्जन। हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के डेटा का यूज किया जाता है। जैसे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जिसमें कि दशमलव की संख्या यानी डेसिमल पॉइंट वाली जो संख्याएं होती हैं उनको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा बोलते हैं। तो कई बार हमको प्रोग्राम में एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, तो हम इसके लिए और डेटा टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। तो सी लैंग्वेज में दो प्रकार से डेटा को कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये दो टाइप कौन कौन से हैं वो आगे देखते हैं। पहला जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि कई बार हमें छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है। अब छोटे डेटा टाइप का मीनिंग क्या है, इसमें एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो इंटीजर है, इंटीजर के हमने ये तीन वेरिएबल लिए, इंटीजर डेटा टाइप के तीन वेरिएबल लिए ए, बी और सी। अब हमको ये मालूम है कि जो इंटीजर है मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। हमने एक और वेरिएबल लिया फ्लोट डेटा टाइप का और उसका नेम क्या रखा, एवरेज। तो अब हमको ये भी मालूम है कि जो फ्लोट डेटा टाइप है वो मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट्स घेरता है। अब हम नेक्स्ट लाइन में हमने ये एक्सप्रेशन लिखी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। तो जो a, b और c हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल हैं जो कि मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है इसका जो रिजल्ट है वो कहाँ जा रहा है, एवरेज नाम के वेरिएबल में। और एवरेज क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। यानी कि 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करने वाले डेटा टाइप का जो डेटा है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करने वाले डेटा टाइप में जा रहा है। अपने इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि 2 सीट रिजर्व करता है, लेकिन उसको 4 सीट वाला कंपार्टमेंट या 4 सीटर उसको सोफा या 4 सीट उसको मिल जाती है बैठने के लिए, तो वो आराम से बैठ सकता है। तो इस प्रकार का जो कन्वर्जन है वो सी लैंग्वेज में ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये सी लैंग्वेज इसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है और इसीलिए इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहा जाता है। दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब क्या है कि कई बार हमको बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है। तो बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमें बाय फोर्स कन्वर्जन करना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमने देखा कि फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल लिए हैं ए, बी और सी। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है एवरेज। तो हमने फ्लोट टाइप के जो वेरिएबल्स थे इन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिजल्ट हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, एवरेज में। एवरेज किस टाइप का वेरिएबल था, इंटीजर टाइप का। तो फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है जबकि इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो फ्लोट वाला जो डेटा है वो इंटीजर की साइड में जा रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके का यदि हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमको इसको बाय फोर्स इस वेरिएबल को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए
इस तरीके के डाटा टाइप कन्वर्जन को एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या बाई फोर्स कन्वर्जन कहा जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के कन्वर्जन है जो कि सी लैंग्वेज में परफॉर्म किए जाते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, जबकि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बाय फोर्स परफॉर्म किया जाता है। दोस्तों, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनपुट आउटपुट फंक्शन। हम कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा इनपुट होता है, उसे हम प्रोसेस करते हैं और कुछ ना कुछ उसका आउटपुट जनरेट होता है। तो इन इनपुट और आउटपुट के कार्यों को परफॉर्म करने के लिए सी लैंग्वेज हमको बहुत सारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है। तो इनमें से जो मोस्ट पॉपुलर इनपुट आउटपुट फंक्शन है, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हमें डेटा को रीड करना होता है, डेटा को प्रोग्राम के लिए एक्सेप्ट करना होता है, तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्कैनएफ। तो स्कैनएफ क्या है? एक इनपुट फंक्शन है, और जो ये स्कैनएफ है ये कंट्रोल स्ट्रिंग्स के अनुसार डेटा को रीड करता है, और जो हम इसमें वेरिएबल देते हैं उन वेरिएबल्स के अंदर ये वैल्यू को पुट कर देता है। अब कंट्रोल स्ट्रिंग हमने कहाँ पढ़ी थी? हमने डेटा टाइप के अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग पढ़ी थी। अलग अलग टाइप के डेटा के लिए अलग अलग कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज होता है। जैसे इंटीजर डेटा टाइप है तो उसके लिए %d हम कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। फ्लोट डेटा टाइप है तो उसके लिए %f कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। इसी तरीके से यदि कैरेक्टर डेटा टाइप है तो उसके लिए %c कंट्रोल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। और स्कैनर फंक्शन क्या करता है कि जो हमने वेरिएबल लिए हैं उन वेरिएबल में और वैल्यूज को पुट कर देता है, यानी यूजर जो भी इनपुट करेगा वैल्यू, वो वैल्यू को उस वेरिएबल में पुट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि हमने यहाँ पर ये एंड ऑपरेटर का यूज किया है। ये जो एंड ऑपरेटर है इसको यहाँ पर क्या बुलाया जाएगा? एड्रेस ऑफ। इसको क्या बोलेंगे? एड्रेस ऑफ। तो कैसे बोला जाएगा इस लाइन को कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2, यानी कि जो स्कैनर फंक्शन है वो एक वैल्यू को रीड करेगा और उसको वेरिएबल फर्स्ट के एड्रेस पर स्टोर कर देगा, दूसरी वैल्यू को रीड करेगा जिसको कि वेरिएबल सेकंड के एड्रेस पर स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से स्कैनर फंक्शन अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को रीड करके और उनकी वैल्यू को वेरिएबल में पुट कर देता है, वेरिएबल में स्टोर करवा देता है। तो इस तरीके से जो स्कैनर फंक्शन है ये इनपुट के कार्य को कंप्लीट करता है। अब जो इनपुट का कार्य है वो हमने स्कैनएफ से कंप्लीट किया। अब हमको आउटपुट के कार्य के लिए और प्रिंटफ फंक्शन यूज करना होता है। ये मोस्ट पॉपुलर आउटपुट फंक्शन है। ये कैसे काम करता है कि यदि अपने को कोई भी मैसेज या कोई वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर शो करना होता है तो उसके लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जो भी कोई मैसेज है, मैसेज को हम कैसे लिखते हैं? डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। और किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए उसकी वैल्यू की कंट्रोल स्ट्रिंग और कंट्रोल स्ट्रिंग के साथ में वेरिएबल का नेम, तो ये हम लोग यूज करते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो इस तरीके से जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है तो किसी मैसेज या वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर शो करता है, जबकि स्कैनर फंक्शन यूजर से वैल्यू को रीड करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से ये इनपुट आउटपुट फंक्शन
हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज में लेते हैं। तो इनकी जो डेफिनेशन है ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं। इनका जो सिंटैक्स है यानी कि इनको जो लिखने का जो तरीका है, लिखने के तरीके को ही क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। तो ये सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज हमको अच्छे से याद होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी या बोर्ड एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोस्ट पॉपुलर इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं, तो हमको स्कैनएफ और प्रिंटएफ को एक्सप्लेन करना होता है। या कई बार वाइवा के अंदर भी ये पूछ लिया जाता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या है, इस स्टेटमेंट का क्या यूज है, क्या पर्पस है। तो हम उनको ये बताएंगे वाइवा में कि ये एक इनपुट फंक्शन है जो कि कंट्रोल स्ट्रिंग के बेस पर वैल्यू को रीड करता है और वेरिएबल के एड्रेस पर पुट कर देता है। इसी तरीके से हमसे यदि ये पूछ लिया कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है या क्या इसका पर्पस है, क्या यूज है, तो हमको ये बताना है कि ये एक आउटपुट फंक्शन है जो किसी मैसेज को या किसी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यानी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये सभी इनपुट आउटपुट फंक्शन हम लोग प्रोग्राम के अंदर काम में लेंगे। इसको हम जब प्रोग्राम बनाएंगे एग्जाम्पल के रूप में, जब हम इसको यूज करेंगे तब ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। स्कैनएफ और प्रिंटएफ इन स्टेटमेंट्स का हम बार बार हर प्रोग्राम में यूज करेंगे, तो इसकी सारी जो इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो हम धीरे धीरे अच्छे से समझ जाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से हमने इस पूरे वीडियो में सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में और ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी के बारे में पढ़ा कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होता है और ये ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। फिर हमने अलग अलग टाइप की एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा कि जो ऑपरेटर होते हैं ऑपरेटर के बेस पर ही एक्सप्रेशन का टाइप बनता है। फिर हमने डेटा टाइप कन्वर्जन सीखा कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, और लास्ट में हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में पढ़ा। देखो दोस्तों, अब जो हम हैं इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं इतना पढ़ने के बाद में कि हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगला जो वीडियो होगा, अगले वीडियो के अंदर हम लोग सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और उसमें किन किन एलिमेंट्स को यूज करते हैं, आईडीई क्या होता है और प्रोग्राम को कैसे हम लोग लिखते हैं, उसको कंपाइल कैसे करेंगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे यानी कैसे उसको रन करवाएंगे। और इस तरीके से हम लोग सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और पूरे वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। यदि प्रोग्राम आपको पहली बार में समझ में आ जाता है तो आगे किसी भी प्रोग्राम बनाते समय हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगला जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो हम वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।